केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात साल की सबसे बड़ी जीत की। ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे दुश्मनों को चारों खाते चित किया, पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया कि अब वो सीधे लड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन आतंकी नेटवर्क के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगातार जारी है और यही वजह है कि वॉशिंगटन के रणनीतिकारों की तरफ से गंभीर चेतावनी आई है। अमेरिका के एक बड़े थिंक टैंक ने साफ कहा है कि अगर मुनीर अपनी आदतों में सुधार नहीं लाता है तो 2026 में भारत पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकता है। यानी 2026 निर्णायक साल हो सकता है। नए साल में वो तारीख आ सकती है जब पाकिस्तान का पूरा हुलिया बदल जाने की संभावना है। फिलहाल तो शांति है, लेकिन इस बीच भारत ने लगातार आधुनिक हथियारों के परीक्षण किए हैं। नए तकनीक को मैदान में उतारना और युद्ध स्तर की क्षमताओं को तेज रफ्तार से जोड़ने पर काम किया है। साफ है कि अगली चुनौती के लिए तैयारी आधी अधूरी नहीं बल्कि फुल स्केल पर। इस पर पूरी डिटेल आपको देंगे। दूसरी खबर उस दोस्ती की जो खुली दुश्मनी में बदल चुकी है। खाड़ी का इलाका जिसे अब तक सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात बैक चैनल डील्स और पर्दे के पीछे की साझेदारी से संभालता रहा है, वहां मिसाइलों की भाषा बोली जा रही है। साल खत्म होते होते मुस्लिम देशों के बीच एक नया फ्रंट खुल चुका है। सऊदी अरब और यूएई का टकराव अब रेगिस्तान से निकलकर समंदर तक पहुंच गया है। सऊदी अरब ने यमन की जमीन पर मौजूद यूएई से जुड़े समुद्री काफिले को निशाना बनाया। सऊदी का दावा है कि उस जहाज के जरिए ऐसे हथियार भेजे जा रहे थे जो सीधे सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए खतरा थे। ये लड़ाई सऊदी अरब और यूएई के बीच सीधी जंग नहीं है, बल्कि यमन के अंदर लड़े जा रहे प्रॉक्सी वॉर का विस्फोट है। एक तरफ हूती लड़ाके हैं जिनके पीछे ईरान की ताकत मानी जाती है, दूसरी तरफ सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है जिस पर यूएई का असर बताया जाता है, और तीसरी तरफ यमन की मौजूदा सत्ता है जिसे सऊदी अरब का खुला समर्थन हासिल है। इस खबर पर भी पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं। तीसरी खबर देश के इस बार नए साल का स्वागत जो हो रहा है उससे जुड़ी है, क्योंकि स्वागत का शोर से स्वागत नहीं किया जा रहा है नए साल का, बल्कि श्रद्धा से किया जा रहा है। उत्सव का रंग अब रोशनी से नहीं विश्वास से चमक रहा है और देश की धड़कन धार्मिक नगरियों में महसूस की जा रही है। सबसे बड़ा केंद्र बना है अयोध्या। प्रभु श्री राम के धाम में साल के आखिर में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने के साथ आस्था ने नया शिखर छू लिया है। भीड़ इतनी है कि दर्शन प्रक्रिया बदली गई है, व्यवस्थाएं कड़ी की गई हैं और पूरी जो राम नगरी है वो राम नाम से गूंज रही है। काशी से लेकर मथुरा, खाटू श्याम से लेकर कटरा तक श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। नया साल शुरू होने से पहले भगवान के दर्शन। देश का युवा आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। कैसे 2026 की शुरुआत नई चेतना का ऐलान भी है, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात प्रहार में करने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की फाइनल पिक्चर की। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तानियों का दिल आज डर से बैठा हुआ है। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानियों के लिए ईयर एंडर धमाका किया है और इस धमाके की आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंजने वाली है, क्योंकि सिंदूर 2.0 की सबसे पहली तस्वीर अब सामने आ चुकी है। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आप ये तस्वीर देखिए जहां एक बार फिर पाकिस्तान की सरहद के पास नोटम जारी कर दिया गया है। भारतीय एयरफोर्स ने पश्चिमी बॉर्डर पर एक हफ्ते में 2 नोटम जारी किए हैं। पहला नोटम है 6 से 7 जनवरी के लिए और दूसरा है 20 से 21 जनवरी के लिए। आप इसका मतलब समझिए, इन दो तरह से इन दोनों दिनों में क्या पाकिस्तान का खेल खत्म होने वाला, ये सवाल अब पाकिस्तानियों के मन में चल रहा है, क्योंकि भारतीय सेना तो हर वक्त तैयार खड़ी है, सिर्फ एक अगले आदेश का ही इंतजार है।
ट्रेलर नहीं होगा बल्कि पूरी पिक्चर रिलीज होने जा रही है। टारगेट पर सीधा रावलपिंडी आ सकता है क्योंकि जल, थल और नभ से बड़ा प्रहार हो सकता है और इसके लिए हमारी नौसेना भी कैसे तैयार है, आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। और देखिए, हमारी नौसेना के वीर जवानों ने इशारों इशारों में संदेश दे दिया है, समंदर पर वही राज करेगा जो वीर होगा। मतलब पाकिस्तान का समंदर भी अब खतरे में आ चुका है, लेकिन खतरा आसमान में भी कम नहीं है। मुल्ला मुनीर की कायर सेना का हवा में भी अच्छा इंतजाम कर दिया गया है और भारतीय वायुसेना के वीर जवान अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। And combat sensors and combat potential. It is sure to raise and enhance the might and reach of Indian Navy. With this potent machine and our capable crew, we will ensure that we conquer every battlefield and live up to our motto, Sarv Yuddeshu Jayati. Shanno Varna, Jai Hind. साल 2025 में पाकिस्तान को जो ट्रेलर दिखाया था, अब उसका फुल वर्जन लॉन्च होने को तैयार है और इस बार पाकिस्तान के पास बंकर में छिपने का भी विकल्प नहीं होगा क्योंकि हमला जल, थल और नभ से तीनों तरफ से होगा। तैयारी आप देखिए कैसे प्रिपरेशन मोड से निकलकर अब वॉर मोड में आने को भारत तैयार है। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं। तो देखिए, सेना तो तैयार है तो वहीं सरहद के पास रहने वाली जनता को भी ट्रेन किया जा रहा है। ये जम्मू के डोडा जिले की तस्वीर है जो यहां हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विलेज डिफेंस गार्ड तैयार किए जा रहे हैं और ये तस्वीरें सबूत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, बहुत बढ़िया। हथियार को खोल के दिखाओ मेरे को। तो आप भी आ जाओ, 3 और 3 वाले भी एक आ जाओ मेरे पास। हो गया करना है। ये मैगजीन कैच होता है, ये वाला, इस कैच को दबाना है और इसको सीधा निकाल देना है। मैंने कैसे बताया था आपको, कैसे करो। हाँ, बहुत बढ़िया। और चलिए जरा दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जहां पुंछ में रोमियो फोर्स युवाओं को शिक्षित बना रही है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाया जा रहा है। देखिए, भारतीय सेना का एक्शन इस बार सबसे बड़ा और घातक हो सकता है और इसके लिए हर भारतीय सेना के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, चाहे वो कन्याकुमारी की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर के हर भारतीय सेना के साथ खड़ा हुआ है। सर, देश की सेवा करना चाहती हूँ बिकॉज मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन है। मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ तो मैंने बहुत कैंप लगाए हैं, जैसे कि मैंने आर्मी अटैचमेंट्स कैंप लगाए हैं, मैंने और भी बहुत सारे कैंप अटेंड किए जिसमें मुझे बहुत मोटिवेशन मिली और मैं बहुत इंडियन आर्मी के ऑफिसर से मिलने का मौका मिला, मुझे उनसे गाइडेंस मिली और मेरे अंदर वो एक जोश आया कि मुझे भी ये यूनिफॉर्म पहननी है। कि हमारी बटालियन में एक मैम है जो मतलब वुमेन ऑफिसर है, तो मुझे उनसे भी बहुत उनकी यूनिफॉर्म देख के लगा कि हाँ मुझे भी यही पहननी है। बिकॉज जो उनकी रिस्पेक्ट होती है, यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट है, वो किसी और जगह आपको नहीं मिल सकती जो आप यूनिफॉर्म पहन के फील करते हो। मेरे पास अभी एक एनसीसी की यूनिफॉर्म है, मैं उसको भी वो नहीं होने देती कि इसको कोई दाग लग जाए या फिर कोई इसको खराब कर जाए, सर बर्दाश्त नहीं होता बिकॉज यूनिफॉर्म होती है। देखिए, नए साल में पाकिस्तान पर खतरा क्यों मंडरा रहा है और क्या नववर्ष के साथ ही पाकिस्तान में बारूद बरसने वाला है, इसके पीछे की वजह ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी डिटेल में बता देते हैं। देखिए, अमेरिका से एक रिपोर्ट सामने आई, कहा गया है कि साल 2026 में कुछ बड़ा होगा। ये अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है। भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ सकती है, ये अमेरिका से कहा जा रहा है। मतलब सिंदूर 2.0 लॉन्च हो सकता है। जम्मू कश्मीर में 30 से ज्यादा आतंकियों का इनपुट मिला है और यही गलती अब पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। दोनों देशों के बीच फिलहाल सीज फायर जारी है और इस बीच भारत अपने हथियारों को धार दे रहा है। अभी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। हथियारों के जखीरे को और मजबूत कर रहा है भारत
और रक्षा मंत्रालय ने बड़ी सैन्य डील की भी मंजूरी दे दी है। तीनों सेनाओं को 79,000 करोड़ के हथियार मिलेंगे। ये हथियार होंगे मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स। मतलब इस बार पाकिस्तान से आखिरी जंग होगी जिसकी तैयारी, प्रिपरेशन इसी साल कर ली गई है और 2026 में डिसाइडिंग अटैक हो सकता है, इसका अंदेशा अमेरिका के रणनीतिकार थिंक टैंक्स जाहिर कर रहे हैं। और इस बार होने वाली जंग सबसे भीषण होगी, जिसके बाद पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे ये पूरी दुनिया देखेगी। और हमारे देश की वीर जो सेना है वो पाकिस्तान के टुकड़े करने को कैसे तैयार है, आप इस तस्वीर में भी देखिए। तो देखिए, भारत अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और इस बार पाकिस्तान अपने अस्तित्व का सबसे भीषण तांडव देखने वाला है। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण भारत में कर लिया गया है, तो वहीं इसका इस्तेमाल रावलपिंडी में हो सकता है, क्योंकि पिनाका LRGR से भारतीय सेना की डीप स्ट्राइक क्षमता को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। लॉन्ग रेंज की मिसाइल सीधे इस्लामाबाद पर अटैक कर सकती है। और देखिए, इन सबके बीच मुल्ला मुनीर की तैयारी क्या है, आप ये तस्वीर देखिए, जहां मुल्ला मुनीर ने सिंदूर 2.0 से पहले ही हार मान ली है और एक सेना प्रमुख होने के बावजूद खुद को बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो छिपकर बैठे दिख रहे हैं। आप देखिए, आसिम मुनीर को देखिए, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े हैं। अपनी सेना के ताबूतों को गिनने की ये मुल्ला मुनीर की तैयारी है और उनके अंदर का डर कैसे खुलकर इस तस्वीर में सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं। और अपनी इस घबराहट की सजा मुल्ला मुनीर ने अपनी बेटी को दी है। पूरी खबर आपको जल्दी से बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। सिंदूर 2.0 के खौफ से मुनीर घबराहट में मौत के डर से मुनीर की जो बेटी है उनकी शादी कर दी है। मुनीर को डर है कि बेटी की शादी किए बिना ही मौत ना हो जाए और इसीलिए मरने से पहले मुनीर ने बेटी का निकाह करवा दिया। जल्दबाजी में मुनीर ने अपने भाई के बेटे से ही निकाह करवा दिया है। मुनीर ने अपनी तीसरी बेटी महनूर की उसके भाई से ही शादी करा दी। कासिम मुनीर के बेटे के साथ महनूर की शादी हो गई है। कासिम मुनीर मुल्ला मुनीर का रिश्ते में भाई है। 26 दिसंबर को रावलपिंडी में यह शादी हुई और इस शादी के बाद मुनीर का डर दुनिया के सामने आ गया है। मुनीर ने अपने डर की सजा अपनी बेटी को शादी ऐसे करवा कर दी थी, लेकिन मुल्ला मुनीर को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे उसके आतंकी कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलेगी और इसके लिए नए साल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। आसिम मुनीर पर होने वाली सदी के सबसे बड़े हमले का संकेत समय समय पर खुद हमारे सैन्य कमांडर्स दे चुके हैं, आप भी सुनिए। हम सिंदूर की तैयारी में हैं, हम सिंदूर जो चल रहा है उसके लिए हम रेडी हैं, डिप्लॉयड हैं और जहां तक कि बाकी जो हमने अपने प्लान्स किए हैं हम उनके साथ भी चलते रहेंगे। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मैसेज दैट वी आर। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि भले ही हमने सिंदूर में उसको बहुत बड़ी शिकस्त दी है, वी हैव डिफीटेड हिम इन सिंदूर, लाइक यू सेड वी हैव डिस्ट्रॉयड हिज पोस्ट, डिस्ट्रॉयड हिज एयर बेसेस, बट ही मे अगेन अटेम्प्ट समथिंग। देखिए, हर एक भारतवासी के लिए राष्ट्रीय सेवा ही सर्वोपरि है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। हमारे अंदर सनातन की शक्ति है तो राष्ट्र की भक्ति का भाव भी है। भारत की आत्मा में कर्म भी है, धर्म भी है और यही वजह है कि प्रेमानंद महाराज जी जैसे बड़े संत भी साफ कह रहे हैं कि देश सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। सुनिए।
हमें बहुत अच्छा लगता है यार, जब हम अपने भारतीय सैनिकों को देखते हैं ना तो हमारी छाती फूल जाती है। हाँ, हम सब भारतवासियों के गर्व का विषय है हमारे वो जन जो हमारे राष्ट्र सेवा में लगे हुए, जो आर्मी है, ये हम भारतवासियों का गर्व है कि हमारे राष्ट्र सेवा में जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। और ये हमारे जैसे भगवान के भक्त नहीं, ऐसे हमारे राष्ट्र भक्त है, इसलिए इनको सम्मान की दृष्टि से सबको देखना चाहिए। तो समझिए, पाकिस्तान की संसद में शाहबाज की धुलाई चल रही है, तो वहीं पैसों की भूख में मुल्ला मुनीर ने कायर सेना का भी सौदा कर दिया। ट्रंप ने बिरयानी के बदले मुल्ला मुनीर की सेना ही गाजा में डिप्लॉय कर दी है। मतलब अब पाकिस्तान के पास ना तो सेना बची, ना सत्ता, और जो बचा है वो भी जल्द खत्म होने वाला है। पीस कीपिंग के लिए ठीक है, लेकिन क्लैरिटी हमें मैंडेट क्लियर वो मिले फिर कि जी पीस कीपिंग का आपका काम होगा। आप वो काम नहीं करेंगे। इवन इफ दे बाइफरकेट, there's about 20 countries now, 8 तो इन्वॉल्व हुई थी ना, 20 countries are there now lined up to be part of this ISF। तो अगर वो काम वो करना चाहे तो वो करे, अगर उसको बाइफरकेट कर देते हैं पीस कीपिंग एंड whatever other name enforcement, तो let them, हम उसमें हिस्सेदार बनने के लिए तैयार हैं, एक अपने मुसलमान मुल्क और अपनी उनकी हेल्प करने के लिए। और इस बीच आपको बताएं कि सुन्नी मुसलमानों की आबादी वाले पाकिस्तान से कोसों दूर उसके दो आका आपस में भिड़ गए हैं। खाड़ी के दो मुस्लिम देशों के बीच जंग शुरू हो गई है। यूएई और सऊदी अरब एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। क्या दोनों के बीच बारूदी समर छिड़ा है? बताएंगे आपको। लेकिन सवाल है कि आखिर यूएई और सऊदी अरब, यानी वो दो देश जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वो एक दूसरे के खून के पास प्यासे क्यों हो गए हैं, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं कि खाड़ी के इन दो देशों के बीच हुआ क्या। असल में सऊदी अरब ने यमन में यूएई की तरफ जा रहे कार्गो जहाज पर बम बरसाकर उसे तहस नहस कर दिया। सऊदी अरब का दावा है कि उस जहाज में सऊदी अरब के खिलाफ चरमपंथी आग भड़काने वाले संगठन एसटीसी के हथियार, जो यूएई के रास्ते उस तक पहुंचने वाले थे, और इसी वजह से सऊदी ने यमन में यूएई के उस जहाज को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसकी तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे हैं। मतलब यमन की जमीन पर सऊदी अरब ने यूएई के जहाज पर जोरदार स्ट्राइक करके खाड़ी के देशों के बीच की दरार को और गहरा कर दिया है। यह हमला यमन के मलक्का पोर्ट पर हुआ, जिसके बाद यूएई का वो जहाज धू-धू कर जल उठा, से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, और इस हवाई हमले में एक साथ खड़ी कई गाड़ियां भी तबाह हो गई। जिसके बाद बंदरगाह पर मौजूद राहत कर्मी उन पर पानी की तेज धार मारकर आग बुझाते दिखाई दिए। इमरजेंसी सर्विसेज वहां पर पहुंचती दिखाई दी। लेकिन सवाल है कि सऊदी अरब ने आखिर यह हमला किया क्यों? वो अचानक यूएई के खिलाफ इतना आक्रामक कैसे हो गया कि उसने यमन की जमीन पर बारूदी स्ट्राइक कर दी? तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए यह सारा मामला जरा डिटेल में समझा देते हैं। असल में यह समझिए कि सऊदी अरब और यूएई के बीच फसाद की जड़ है एसटीसी। एसटीसी एक चरमपंथी संगठन है, हमास और हिजबुल्लाह जैसा ही। इसे यूएई सपोर्ट करता है। ये एसटीसी यमन में काफी एक्टिव है, वहां भी इसे यूएई का समर्थन हासिल है। सऊदी अरब और यमन आपस में लंबी सीमा साझा करते हैं, और सऊदी अरब का आरोप है कि यूएई की मदद से ही एसटीटी के कट्टरपंथी न सिर्फ यमन बल्कि सऊदी अरब में भी खून खराबा करते रहते हैं, और इसी वजह से सऊदी अरब ने उनके हथियारों की खेप को निशाना बना दिया। तो ये क्लियर कहा गया। और यमन की जो मौजूदा सरकार है, खास तौर से पर वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के करीबी माने जाते हैं। तो उन्होंने इस एयर स्ट्राइक के बाद यूएई के खिलाफ स्टैंड लिया। यमन के राष्ट्रपति की काउंसिल ने यूएई से रक्षा समझौता ही रद्द कर दिया, और 24 घंटे के अंदर यूएई की सेना को यमन से बाहर जाने का आदेश भी सुना दिया। सीधे सीधे उनकी तरफ से यह कह दिया गया कि आप देश से बाहर जाइए। 24 hours passed without any movement. I can't foresee any peaceful solution to this, and I would expect the coalition to support the presidential council on this, and I don't know how, but it has to be within the next few days. खाड़ी के इन दो बड़े मुस्लिम देशों के बीच असल में यमन के मुद्दे पर ही लड़ाई छिड़ी। यमन पर यूएई और सऊदी अरब दोनों अपना कंट्रोल चाहते हैं।
यमन की सीमा यूएई और सऊदी अरब दोनों से ही लगती है। इस पर थोड़ी डिटेल आपको और दे देते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि यमन में प्रमुख रूप से 3 गुट हैं जिनके बीच यमन पर कंट्रोल की जंग चल रही है। इनमें सबसे बड़ा नाम है हूती विद्रोहियों का। उन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है, हथियार और पैसे भी ईरान देता है। दूसरा गुट है एसटीसी, जिसको लेकर अभी लड़ाई छिड़ी है यूएई में। तो आप समझिए, दूसरा गुट एसटीसी है, यानी कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। कहा जाता है कि इसे बढ़ाने का काम यूएई ही करता है। और तीसरा है प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल। यही मौजूदा वक्त में यमन की सत्ता पर काबिज है और माना जाता है कि इस पर सऊदी के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका हाथ है। यानी यमन के मुद्दे पर यूएई और सऊदी अरब सीधे सीधे एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके गुर्गे वहां एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। और यही वजह है कि लड़ाई अब यहां तक आ गई है। यूएई की सेना वहां क्यों थी, ये भी आप समझिए जरा, क्योंकि जो अभी हालात है, यूएई ने यमन से अपने सैनिक बुला लिए। वहाँ एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सैनिकों की तैनाती की गई थी। और उसके बाद अब क्योंकि जंग जैसे हालात हो गए तो यूएई ने यमन से अपने सैनिक बुला लिए हैं। हालांकि यमन की सत्ता में सऊदी अरब के प्रभाव वाले गुट के होने की वजह से ही यूएई को अपने कदम जो है पीछे खींचने पड़े। सालों पहले यमन में शांति स्थापित करने के लिए यूएई ने अपने कुछ सैनिक यमन में तैनात किए थे। हालांकि उनमें ज्यादातर सैनिकों को यूएई वापस ले चुका था, लेकिन इस तनाव के बाद यमन ने यूएई को 2 टूक कह दिया और ये सीधा कहा कि सैनिक यमन की जमीन पर अब नहीं होने चाहिए। जिसके बाद यूएई ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। हालांकि यूएई और सऊदी अरब के बीच में हमेशा से ये दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ये दोनों देश तो खाड़ी के जय वीरू हुआ करते थे, एकदम घनिष्ठ मित्र। लेकिन दोनों के बीच फसाद क्यों शुरू हुआ, आपको ग्राफिक्स के जरिए डिटेल दे देते हैं। देखिए, मूल रूप से सऊदी अरब और यूएई दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले देश थे, एकदम जिगरी यार टाइप के। 2010 में और 11 के आसपास यूएई और सऊदी अरब इस्लामी कट्टरवाद के धुर विरोधी बनकर भी उभरे थे। ईरान के खिलाफ दोनों ने एक सुर में आवाज उठाई थी और खाड़ी के देशों को लीड किया था। माना जाता है कि 2020 में यूएई और इजराइल के बीच जो अब्राहम समझौता हुआ, उसके बाद से ही बात बिगड़ती चली गई, क्योंकि सऊदी अरब फिलिस्तीन की मांग पर अड़ा रहा और उसका आरोप था कि यूएई ने विदेशी व्यापार के लिए इजराइल से हाथ मिलाया। 2024 में सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के वक्त भी यूएई और सऊदी अरब अलग अलग खेमों में दिखाई दिए। और अब तो यमन में सऊदी अरब ने सीधे सीधे यूएई के जहाज को टारगेट करके खुली जंग का ऐलान कर दिया है। ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं। हालांकि माना जाता है कि दोनों देशों के बीच विवाद का असली कारण जियोपॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि तेल का खेल है। सऊदी अरब और यूएई दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो तेल पर निर्भर है और खाड़ी के देशों का मुखिया बनने के लिए ये जरूरी है कि आप तेल के व्यापार के बॉस हो। दोनों एक दूसरे को इसी पर काटने पर तुले हुए हैं। हालांकि यूएई ने 2008 में ही अपना विजन 2021 लॉन्च किया था, जिसमें उसने अपने दुबई शहर को ग्लोबल हब के तौर पर तैयार किया और अब सऊदी अरब का विजन 2030 उसे चुनौती दे रहा है। सऊदी अरब ने 2021 से यूएई की फ्री जोन से आयात बंद कर दिया है। उसकी कोशिश है कि अगर व्यापार हो तो सऊदी को उसमें फायदा हो, यानी सारा खेल सिर्फ और सिर्फ पैसे का है। हालांकि इसके अलावा दोनों देशों के बीच रस्साकशी की एक बड़ी वजह यह भी है कि दोनों ही मुस्लिम देशों का लीडर बनना चाहते हैं। सबको मुस्लिमों का लीडर बनना है। क्या मामला है, इस पर भी थोड़ी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं, समझाते हैं। देखिए, सऊदी अरब और यूएई दोनों ही सुन्नी मुसलमान वाले देश हैं। दोनों के बीच ये आपसी जंग चलती रहती है कि सुन्नी मुल्कों का मुखिया कौन बनेगा, क्योंकि शिया मुसलमानों का लीडर तो पहले ही ईरान बना बैठा है, जबकि सुन्नी मुसलमानों की तादाद दुनिया में ज्यादा है। पाकिस्तान समेत कई देशों में सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन इसका एक लीडर आज तक नहीं बन सका और जंग इसीलिए चल रही है। कभी सऊदी अरब ताकत दिखाता है तो कभी यूएई। पिछले कुछ सालों में तुर्की भी बड़ी ताकत बनकर उभरा है। हालांकि मुख्य मुकाबला सऊदी अरब और यूएई के बीच ही है। तो यहाँ पैसों का भी खेल है, लीडर और बॉस बनने का ही खेल है। और दोनों ही मुल्क ये जानते हैं कि सुन्नी मुसलमानों का लीडर बनने के लिए या तो तेल चाहिए या तो कट्टरवाद चाहिए। हालांकि यूएई वो मुल्क है जो अपनी छवि के लिए धार्मिक कट्टरवाद की आलोचना करता है, लेकिन दूसरे देशों में कट्टरपंथ को बढ़ावा भी देता है। علينا باسم الإسلام، الإرهاب دخل علينا باسمنا نحن، فما في داعي نحن نرميه على اتجاه آخر. إذا دخل علينا باسمنا يجب نحن نكون أولى بالقيام بمقاومته. और
देखिए, सऊदी अरब का आरोप है कि इसी कट्टरवाद की आग को यूएई उसकी जमीन तक भी पहुंचाना चाहता था, इसीलिए उसने यमन में उसके जहाज को निशाना बनाया। हालांकि इस एक हमले से खाड़ी के देशों के बीच की दरार अब सबके सामने आ रही है। खाड़ी में आपसी टक्कर का ये खेल अब पूरी तरह से खुल चुका है। खाड़ी के वो देश जो कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, आज जानी दुश्मन बन बैठे हैं। साल के आखिरी हफ्ते में मुस्लिम देशों के बीच नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। सऊदी अरब ने यूएई पर मिसाइल तान दी है। यमन की जमीन सऊदी के प्रकोप से जल रही है। समंदर में आग लग गई है। सऊदी अरब ने यूएई से खूब दोस्ती निभाई, लेकिन अब वो दुश्मनी पर उतर आया है। पड़ोसी मुल्क यमन में उसने यूएई के एक जहाज को निशाना बनाकर उसे समंदर में ही नेस्तनाबूद कर दिया। वजह दी कि उसमें ऐसे घातक हथियार थे जो सऊदी अरब की जमीन को खून से रंगने वाले थे। सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि यूएई चरमपंथी संगठन एसटीसी के लड़ाकों को हथियार भिजवा रहा था। इस्लामी कट्टरपंथी ये संगठन यमन में एक्टिव है और सऊदी अरब का विरोधी है। सऊदी अरब का दावा है कि यूएई इन लड़ाकों को हथियार देकर उन्हें सऊदी में खून बहाने की आजादी देना चाहता था। इसी वजह से सऊदी अरब ने आत्मरक्षा के लिए यमन के मलक्का बंदरगाह पर मौजूद यूएई के उस जहाज को तबाह कर दिया जिसमें हथियार भरे हुए थे। इसके बाद यमन ने भी सऊदी अरब का साथ दिया और यूएई के साथ हुई अपनी डिफेंस डील रद्द कर दी। यहां तक कि यमन में शांति के लिए तैनात यूएई की फौज को भी लौटने का आदेश सुना दिया। मतलब दिसंबर की ठंड में खाड़ी के दो मुस्लिम देशों के बीच गर्मा गर्मी चरम पर है। बातों से नहीं, मिसाइलों से हिसाब हो रहा है। समझौते और दोस्ती दोनों टूटती दिख रही है और मुस्लिम ब्रदरहुड के खोखले ख्वाब पर पलीता लगता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, खाड़ी के दो मुस्लिम देश कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। हालांकि मुस्लिम देशों की हालत दुनिया भर में खराब हो रही है। एक तरफ यूएई और सऊदी अरब उलझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिया बाहुल्य ईरान में मुल्ला ब्रिगेड के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। मुसलमानों के सबसे बड़े नेता होने का दावा करने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को सत्ता से हटाने की मांग उठने लगी है। ईरान में ऐसा क्यों हो रहा है आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। ये ईरान की राजधानी तेहरान, जहां ईरान के मुल्ला और मौलानाओं के खिलाफ जनता कैसे सड़क पर आई आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो, विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं। देखिए ईरान में मुल्ला ब्रिगेड को हटाने के लिए कैसे आंदोलन शुरू हो गया, आप तस्वीर में देखिए। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि ईरान में वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ कैसे विद्रोह की आग भड़की है। वहां के लोग ये नारे लगा रहे हैं कि खामनेई हत्यारा है और उसने ईरान को बर्बाद कर दिया। आप सुनिए। देखिए ईरान में विरोध किस कदर बढ़ चुका है, आपको वो तस्वीर अभी हम दिखा रहे हैं। न सिर्फ राजधानी तेहरान बल्कि कई शहरों में विरोध की चिंगारी सुलग रही है। जनता सड़कों पर है, लंबे चौड़े मार्च निकाले जा रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि ईरान को इस मुल्ला ब्रिगेड से आजादी दी जाए। ईरान की जनता ने तय कर लिया कि अब ईरान में मौलानाओं का कब्जा नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं किस तरह से भीड़ सड़कों पर उतरी हुई है। कैसे एक मुस्लिम मुल्क में मौलानाओं के खिलाफ जनता सड़कों पर है, ये आप तस्वीर देख रहे हैं और ये दिखाता है कि देश संविधान से चलते हैं, किताब से नहीं चलते। ईरान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि विरोध कर रही भीड़ वहां के सुरक्षा बलों के जवानों पर भी पत्थर कैसे बरसा रही है, सुरक्षा बलों को कैसे टारगेट कर रही है। आप जरा ये तस्वीर देखिए।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि खामनेई से जब ये विरोध नहीं झेला गया तो उसने क्या किया। ईरान की मुल्ला ब्रिगेड ने अपने ही देश के लोगों पर गोलियां चलवा दी। उन्हें खदेड़ने के लिए ईरानी सुरक्षा बल के जवान उन पर फायरिंग करते दिखाई दिए। आप देखिए, और ईरान में इस आंदोलन की शुरुआत वहां के यूनिवर्सिटी के छात्रों ने की। कैसे यह आंदोलन शुरू हुआ, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में 10 बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक साथ ये आ गए और आंदोलन का बिगुल इन 10 यूनिवर्सिटीज के छात्रों ने फूंक दिया। यानी ये कोई अचानक भड़की चिंगारी नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत उठाया गया कदम था। इस प्रदर्शन में ईरान के लाखों श्रमिकों ने भी छात्रों का साथ दिया, जिसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने श्रमिकों के एक संगठन से मुलाकात की और उनकी बात समझने का भरोसा भी दिया। हालांकि इसका कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि तब तक ईरान की सड़कों पर आंदोलन का रंग चढ़ चुका था। इसके बाद तेहरान की कई यूनिवर्सिटीज के बाहर सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की, जिससे माहौल और खराब हो गया और बिगड़ गया और प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर ईरान में होने लगे। ईरान की सरकार ने छात्रों को बाहर प्रदर्शन करने से रोका तो उनका गुस्सा और भड़का। यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने खानों की थालियों को एक कतार से जमीन पर देखिए कैसे जमा किया है और उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे ईरान में जारी आंदोलन और तेज हो गया। देखिए, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था इस वक्त गहरी खाई में जा गिरी और इसी वजह से ईरान की सत्ता से मुल्ला मौलवियों को उखाड़ फेंकने की मांग उठ रही है। वहां की जनता का जीना हराम हो गया है। क्या दिक्कत है और क्यों ईरान में इतना बड़ा आंदोलन छिड़ गया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, ईरान की मुद्रा है रियाल, जैसे हमारा रुपया है। यूरोप के कई देशों में यूरो चलता है और अमेरिका में डॉलर, उसी तरह ईरान में रियाल चलता है। पिछले कई सालों से इस रियाल की जो औकात है वो घटती जा रही, वैल्यू कम होती जा रही है। आज की तारीख में डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत पता है कितनी है? 14.2 लाख तक पहुंच चुकी है। मतलब अगर ईरान का कोई शख्स $1 की कोई चीज खरीदना चाहे तो उसके लिए उसने अपनी करेंसी में 14.2 लाख रियाल देने होंगे। सोचिए क्या कीमत होगी। और इसकी वजह से ईरान में महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजें और दवाएं आम आदमी की बहुत से बहुत बाहर है। और इस महंगाई से लड़ने के लिए मुसीबत यह है कि ईरान की सरकार 21 मार्च से शुरू होने वाले ईरानी नए साल से जनता पर टैक्स भी बढ़ाने वाली है। तो ऐसे में लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। मतलब दाने दाने को तरसती ईरान की जनता पर एक और बम फूटने वाला है टैक्स के रूप में। और इसी वजह से वहां जंग तेज हो गई है। ईरान की जनता अब खामनेई और उनकी जो मुल्ला ब्रिगेड है उसको जड़ से उखाड़ने का फैसला कर चुकी है। लोगों ने वहां की दुकानें बंद करना शुरू कर दिया है। तेहरान में तो विरोध का जो तस्वीर सामने है, ये पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल ही ठप कर दिया गया। आप तस्वीर में देखिए। तो देखा आपने तेहरान में किस तरह से विरोध चरम पर है और जो लोग दुकानें बंद नहीं कर रहे उन पर भी देखिए जनता का गुस्सा फूट रहा है। तेहरान के एक दुकानदार को लोगों ने पीट दिया, उसकी दुकान पर हमला बोल दिया, क्योंकि वो खामनेई की मुस्लिम ब्रिगेड के समर्थन में अपनी दुकान बंद ही नहीं कर रहा था। आप देखिए, इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने वाला ईरान जल रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, जनता को खाने पीने के लाले पड़ गए। ईरान में जिस खामनेई के खिलाफ बोलना तक गुनाह था, वहां लोग खुलेआम उसे कातिल और भ्रष्ट बता रहे हैं। वहां खामनेई के इस इस्लामी शासन से आजादी की मांग उठ रही है। सुनिए आप भी जरा। देखिए, ईरान में जो ये बवाल मचा हुआ है इसमें बड़ा हाथ अमेरिका का भी माना जा रहा है। ईरान में खामनेई के काउंटडाउन के पीछे
ट्रंप का क्या हाथ है? चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं। ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ईरान को जमकर आड़े हाथों लिया। ट्रंप सरकार ने ईरान पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। वो ईरान से हथियार और तेल खरीदने वाले देशों को लगातार धमकाते रहते हैं। अमेरिका ने हाल ही में ईरान में तेल का कारोबार करने वाली 20 कंपनियों पर टोटल बैन लगा दिया अमेरिका ने। और ईरान को अगर किसी देश से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने हैं तो अमेरिका उन्हें भी चेतावनी पर चेतावनी देता रहता है, यानी आप समझिए कि धमकाता रहता है। और आप बताते हैं कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। इसके पीछे की वजह है परमाणु हथियार, न्यूक्लियर बम। ईरान का दावा है कि वो न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद करीब है और अमेरिका ये नहीं चाहता कि ईरान किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर ताकत वाला देश बन जाए। वो ईरान को लगातार ये चेतावनी देता रहा है कि उसे अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। वो अमेरिका को 2 टूक कह चुका है कि वो अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेगा। यानी अमेरिका की धमकियों का अब तक तो ईरान पर कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन अब ये आर्थिक चोट उसके लिए मुश्किल खड़ी कर दी जा रही है। ईरान अंदर से टूटने लगा है और अमेरिका ने उसे पूरी तरह तोड़ने का प्लान भी रेडी कर रखा है। अमेरिका ने इजराइल को खुली छूट दे दी है और कि वो ईरान को तबाह कर ले। इजराइल ने पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की और अब तो ट्रंप ने साफ तौर पर नेतन्याहू को यह आजादी दे दी है कि वो ईरान में जहां चाहे वहां बम बरसाएं। अमेरिका का इसमें उनको रोकने का कोई यहाँ मंशा नहीं है और बल्कि साथ देने की मंशा है। लेकिन अकेले ईरान की मुल्ला ब्रिगेड नहीं है जो कई बार मुंह की खाने के बाद भी नहीं समझ रही है। भारत में भी कुछ ऐसे ही मौलाना है। बरेली के मौलाना ने एक फतवा जारी किया है, क्या है वो बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर आप देखिए। ये भारत की एक एक्ट्रेस है, इंडियन एक्ट्रेस है, बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा, और ये कुछ दिन पहले महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंची थी। नुसरत ने पूरे सम्मान के साथ महाकाल का आशीर्वाद लिया था, लेकिन नुसरत का महाकाल के आगे सर झुकाना बरेली के मौलाना के दिल में खंजर की तरह चुभ गया। उन्हें यह पसंद नहीं आया, जबकि हिंदू भी जाते हैं मज़ारों पर चादरें चढ़ाने, तब वो मना नहीं करते, लेकिन क्योंकि नुसरत पहुंच गई तो उन्हें पसंद नहीं आया। जबकि नुसरत पहले ही ये साफ कर चुकी हैं कि वो हिंदू रीति रिवाजों का दिल से सम्मान करती हैं। कुछ महीनों पहले एक पॉडकास्ट में नुसरत भरूचा ने कहा था, क्या कहा था आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या उनकी तरफ से कहा गया। नुसरत ने उस दौरान कहा था कि वो मुस्लिम परिवार से हैं, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों का पूरे सम्मान के साथ पालन करती हैं। उनके मुताबिक वो बचपन से ही मंदिर और गुरुद्वारे जाती रही हैं, यहाँ तक कि उन्होंने संतोषी माता के 16 शुक्रवार के व्रत भी रखे थे। पिछले साल वो केदारनाथ मंदिर में भी दर्शन करने गई थी और अब उन्होंने महाकाल मंदिर में माथा टेका है, लेकिन ये पसंद नहीं आ रहा मौलाना को। लेकिन इससे बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी को मिर्ची लग गई। अब एक तरफ मौलाना शाहबुद्दीन नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर को भी सुन लीजिए। वो युवाओं को हिंदू धर्म से जुड़ने की अपील कर रहे हैं, उन्हें सुनिए। 1 जनवरी को लाखों लोग सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ और बागेश्वर हनुमान जी का दर्शन करके अंग्रेजी नववर्ष को प्रारंभ करेंगे। पहले का युवा पब और क्लब में जाकर के नववर्ष शुरू करता था, आज का युवा हनुमान चालीसा गा करके नववर्ष प्रारंभ करेगा। और देखिए बाबा बागेश्वर जो सुझाव दे रहे हैं उसकी झलक पूरे देश में दिखाई देती है। भारत का युवा अब सनातन पथ पर निकल चुका है। भारत में सनातन की ऐसी छटा छाई है जिसको देख पूरी दुनिया हैरान है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर अयोध्या से आपको जरूर देखनी चाहिए, जहां भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर अयोध्या हाउसफुल नजर आई। पूरे देश से भक्तों का सैलाब कैसे उमड़ा है आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होते ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दर्शन पूजन करने पहुंचे थे। बड़े स्तर पर तैयारी की थी और आज वो रंगत अयोध्या की फिर से दिखाई दी है। और बात सिर्फ अयोध्या की नहीं है, नए साल में आस्था का सैलाब आया हुआ है। क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर कोई भगवान का नाम लेकर नए साल में प्रवेश करना चाहता है और यही वो सैलाब है जो सनातन के नए युग की शुरुआत भी माना जा सकता है। बाके बिहारी का इतना आशीर्वाद मिला है कि आते ही दर्शन हो गए। भीड़ से डर नहीं लगा? भीड़ तो बहुत ज्यादा है। नहीं, हमें नहीं डर लगा, हम तो घुस गए अंदर। बच्चे लेके आए आप। जब बाकी बिहारी की कृपा है तब काहे डरना। जी के इतने सुंदर दर्शन हुए आज कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। तो सनातनी उत्कर्ष की जो रंगत है वो आप देख रहे थे। यहाँ फिलहाल प्रहार में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे,
देखो मतवारा हुआ रे केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।